कोरोना को हराने के बाद आखिर कब तक जंग जारी रखनी होगी, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त वेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन, देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर त्रेहन आपसे मेरा यही है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की है जिन्होंने कोविड को हरा दिया है, उसे मात देने के बाद अपने अपने घरों में हैं, जो आपको इस वक्त सुन भी रहे हैं। कोविड से उबरने के बाद सबसे शुरुआती दिनों के लिए आप लोगों को क्या मेडिकल सलाह देना चाहेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें 3 चीजों से डील करना है। एक वो लोग हैं जिनको कोरोना हुआ पर उनको सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे और वो घर पे ही रिकवर करके उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, वो ठीक हो गए। उन लोगों के लिए वो जो लोग हैं जो आदी हैं एक्सरसाइज के, जो या तो ट्रेडमिल पे भागते हैं या बाहर जॉगिंग करते हैं या साइकिल तेज चलाते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर एक्सरसाइज टू हायर लिमिट पे करते हैं, उनके लिए हमने ये बोला था कि कभी भी अपनी पूरी एक्सरसाइज के पद मत जाए जब तक आपका एक रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट ना किया जाए अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। क्यों? कि ये हमें पता है कि कितना भी माइल्ड आपको केस हुआ था, पर ये जो वायरस है ये सारी बॉडी को अफेक्ट करता है। एक तो लंग्स को तो करता ही करता है और किसी को ज्यादा किसी को कम, पर वो हार्ट, किडनीज, लिवर सबको अफेक्ट करता है। क्योंकि हमने देखा है कि बाहर कुछ नहीं दिख रहा, डी डाइमर हाई है, लिपिड प्रोफाइल, ये जो लिवर प्रोफाइल्स हाई हैं, किडनी फंक्शंस कमजोर हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है जो बाहर इतना एहसास नहीं होता क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन था, उन लोगों को इस बात से सावधानी रखनी है कि अपनी एक्टिविटी लेवल जो है वो एकदम नहीं बढ़ानी, पूरा चेकअप करा के फिर बढ़ानी है। क्योंकि हमने देखा है लोगों का हार्ट रेट हाई होता है, बिल्कुल, लोगों के एको करते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स में वो स्वेलिंग दिखती है, कुछ लोगों का हार्ट फंक्शन कमजोर हो जाता है। तो ये सब चीजें, ये पूरी एक पोस्ट कोविड चेकअप प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम पोस्ट कोविड रिहैब प्रोग्राम कहते हैं जी। मतलब कि आपको उस लेवल पर पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरे लोग वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी पर इंटेंसिव केयर की नहीं पड़ी, पर फिर भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और कईयों को ज्यादा, कुछ कईयों को मीडियम, पर उनको ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और किसी उनमें से कई हैं जिनको कॉर्टिसोन देना पड़ा और कई हैं जिनको नहीं देना पड़ा। बिल्कुल। अब ये है कि उनके लिए ये मतलब है कि आपके लंग्स जो है वो काफी इफेक्ट हुए, और उनको जो रिकवरी है उनके लंग्स की, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि कई तो हम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम 2-4 लीटर पे ऑक्सीजन पे घर भेजते हैं कि आपका आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूवमेंट होगा। उनके लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं योगा की, प्राणायाम वगैरह है, और हम डिवाइस भी देते हैं उनको ब्लो करने के लिए, उससे अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिशन, स्लीप, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है। बिल्कुल। तो दवाइयां भी देते हैं कि फाइब्रोसिस कम से कम हो लंग्स का, तो उनके लिए ये एक स्ट्रीम होती है कि उनका मेन फोकस लंग्स के ऊपर होता है और उनको कैसे कैसे आहिस्ते रिकवरी करनी है जी। उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकती, जैसा टाइम लगेगा, पर उनमें से मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाएंगे। तीसरे वो लोग हैं जो आईसीयू में पहुंचे, जिनकी ऐसी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी कि उनको हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए, हाई डोज, जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैंसुलेशन से 30-30, 40-40, 50-50 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे रहे थे जिनको, और जिनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी या बायपैप की जरूरत पड़ी, उन लोगों का मतलब ये है कि उनके फेफड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इतना इफेक्ट पड़ा था कि उनको एक्चुअली लाइफ बचाने के लिए इतने हाई ऑक्सीजन देनी पड़ी, या ऐसे उनको मेजर्स ऑफ बायपैप और वेंटिलेशन करनी पड़ी। उन लोगों के लिए जो स्लो रिकवरी होगी वो यकीनन स्लो होती जाएगी। और उन लोगों को, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड है ही ये है कि जिसकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो चल रही है, उनको ध्यान रखना है। उनको कई बार 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं रिकवर करने में। तो ये हर स्टेज पे हमें चौकन्ना रहना है। एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो गया म्यूकोरमाइकोसिस, बिल्कुल, जो
अपने आप में ही भयंकर डिजीज है। बिल्कुल। दूसरों को लंग इन्फेक्शन, निमोनिया बहुत कॉमन हो जाता है, जिनके लंग्स बहुत डैमेज हो गए, तो उससे बचना है। सो ये मतलब नहीं है आज के दिन कि एक ही तरीके का फीवर होगा, एक ही तरीके का इन्फेक्शन होगा कोविड का, और सब एक ही तरह से निकलेंगे। नहीं, ये 3 बहुत डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स हैं जो मैं स्ट्रेस करना चाहता था, क्योंकि अपने कंपार्टमेंट में ये समझना है कि मुझे कितना इफेक्ट पड़ा, मेरे किस ऑर्गन पे पड़ा, और मेरा पूरा रिहैबिलिटेशन जो है वो एक अंडर सुपरविजन हुआ है। बिल्कुल। इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कल भी एक हमारे दोस्त ही है जिनकी 48 इयर्स ओल्ड, जिनका निधन हो गया। वो बाइसिकल पे चला रहे थे तो थोड़ा विगरसली, तो वो आदी थे चलाने के, ये भी बात नहीं है, बिल्कुल फिट आदमी थे, पर अरिथमियाज जो है इसकी टेंडेंसी बढ़ गई है, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो इससे बच के रहना है। ये बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है और यकीनन विस्तार से आपने समझाया भी कि किस तरह से के पेशेंट होते हैं जो कोरोना को मात देने के बाद आते हैं और उन्हें 3-4 महीनों तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोरोना नेगेटिव होने के बाद, यानी कि कोरोना को वो आराम से मात देते हैं, लेकिन उसके बावजूद सांस की समस्या बनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है या पूरी सांस नहीं आ पाती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है। ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है और ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? आप देखेंगे कि इस दौर में ये जो अब नई सेकेंड वेव आई है, इसके अंदर हमने HRCT जो जैसे CT कराते हैं चेस्ट को देखने के लिए कि लंग्स कितना इन्फेक्टेड है, उसमें हमने स्कोर्स देखे हैं 23, 24 आउट ऑफ 25, 2-4 लोगों के देखे 25 आउट ऑफ 25, मतलब सारा लंग ही बिल्कुल इफेक्ट हो गया है। और जब आप उनका CT देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ व्हाइट स्पॉट्स ही दिखते हैं, लंग टिश्यू तो बहुत कम दिखता है। तो जैसे इसका बहुत ज्यादा भयंकर अटैक हुआ है लंग्स के ऊपर, उसके लिए आप लोगों को समझना है कि जितना इस जल्दी वो लोग अपना, जिनको खांसी, फीवर और ठीक नहीं लग रहा, उनका HRCT जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी ही उनकी दवाइयां शुरू करी जाएंगी और उतना ही जल्दी उनको ये राहत मिल सकती है कि इतनी एक्सट्रीम में ना पहुंचे। तो इसीलिए ये तो हो गया ऑलरेडी जी। और इसमें देख रहे हैं हम वो लोग जो आपके बहुत सारा टाइम लगेगा और इनमें कुछ आने वाले टाइम में लंग ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ेगी कईयों को जिनकी फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती, इसमें लेजीपन नहीं हो सकता। आपको एक्सरसाइज करनी है लंग्स की, आपको सारा दिन अपना अलोम वलोम हुआ, बलून फुलाना हुआ, स्पायरोमीटर हुआ, ये सब चीजें करनी है और एक्टिव रहना है। घर के अंदर बहुत तेज वगैरह नहीं चलना, पर एक्टिव रहना है और अपना न्यूट्रिशन और स्लीप रखना है, क्योंकि उससे आपका एनर्जी बढ़ेगी और आप में ये लंग्स की रिहैबिलिटेशन की भी एबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही देखा गया इस बार, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि कितने यंग लोग इसके शिकार हो गए और अब पता नहीं कि उनके कितनी देर उनको सफर करना पड़ेगा और कभी नॉर्मल हो सकेंगे कि नहीं। तो ये बहुत ही भयंकर डिजीज है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब अगर जो हमें ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि भाई वेव कम हो रही है, पर ये भी देखिए 1,25,000 मीन्स कि जो पिछली पहली वेव थी उससे फिर भी ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी खत्म नहीं हुई और इसका सिर्फ एक ही इलाज है। एक तो अपनी वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, और दूसरा जितना जल्दी आपको वैक्सीन का आपकी टर्न आए वैसे ही वैक्सीन लो। वैक्सीन हेजिटेंसी से ये देख, मैं एक और बात बताऊं आपको कि हमने ये एक्सपीरियंस में देखा है जहां हजारों लोगों हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसमें 3 कैटेगरी हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिनको 1 डोज लगा और जिनको दोनों डोज लग गए और 2-3 हफ्ते उसके बाद हुआ है। तो जिनका कोई वैक्सीन नहीं था वो 70%, 60 to 70% वो लोग थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए जिनको कभी वैक्सीन लगा नहीं था, और 20-25% वो थे जिनको 1 डोज लगा है, और 3 से 5% थे जिनको दोनों डोज लग गए थे। जो जिनको दोनों डोज लगे थे उनमें एक भी मृत्यु नहीं हुई।
ये लोगों को ये लोग जो जल्दी ही रिकवर, ये हमारे अपने आंकड़े हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जी, और जिनको 2 डोज लगे थे उनमें से अब जो क्योंकि बने हुए ही 2-3% थे और एक को एडमिट करना पड़ा, वो 4 दिन में चले गए। किसी को डेथ नहीं हुई, किसी को आईसीयू जाना नहीं पड़ा। जिन लोगों को 1 डोज लगा है उनमें से बहुत सारे लोगों को 14% को तकलीफ हुई और उनको ये हॉस्पिटल में बहुत सारे दिन रहना पड़ा जी, मृत्यु फिर भी नहीं हुई, ये फॉर्चुनेट बात है। और आईसीयू में सिर्फ 2-3% गए जी, जो बाकी जो थे जिनकी आप देख रहे हैं हमारे आईसीयू फुल हैं, वो लोग हैं जिनको कोई डोज लगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि जिस पूरी ये वैक्सीन काम करती है, वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीन का मतलब ये है कि फिर भी आपको 2, 4, 5, 7% को होएगा, पर वो फिर भी माइल्ड सिम्टम से निकल जाएंगे। बिल्कुल। उनकी मृत्यु होने का चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है। और ये जो बातें बार बार दोहरा के आपने लोगों तक पहुंचाई है, यकीनन इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक के पास जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर्स करके जो तस्वीरें भेज रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं या फिर शहर के कई हिस्से जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर एक अलग तरह का डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लेने की वजह से कहीं ऐसा ना हो उनकी जान चली जाए। इसी वजह से वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जिस पर खासा जोर देते हुए डॉक्टर त्रेहन नजर आ रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो बातें आप बता रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना के बाद जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दिल की गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं, हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है ज्यादातर यंग लोगों में, उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो ये इसका एक ही इलाज है कि आपको अगर जो आपका पोस्ट कोविड पीरियड में हार्ट रेट आपके नॉर्मल हार्ट रेट से ज्यादा है, या आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एकदम ऊपर चला जाता है, या आप आदी हैं विगरस एक्सरसाइज की और आप उसको करना चाहते हैं, तीनों सिचुएशन में आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि वायरस जब लगता है किसी को तो वो सारी बॉडी को करता है और वो हार्ट मसल को भी करता है। तो हार्ट मसल अगर जो इरिटेबल हो जाए तो इरेगुलर हार्ट बीट से सडनली हार्ट कोलैप्स हो सकता है। अगर जो वो इन्फेक्शन और सिवियर हो, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल कहते हैं, तो एकदम जो नॉर्मल पंपिंग हार्ट की होती है वो 65% ऐसे करता है, वो 20-25% रह जाती है और उन लोगों को हार्ट फेलियर में डालने में या उन कोलैप्स होने में बहुत खतरा रहता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जितनी सिवियरिटी से पेशेंट है उसी तरीके से उसका पूरा ख्याल रखा जाए। पर जो जिनको खतरा सबसे ज्यादा वो होता है जिनको पता ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम है जी। तो वो यंग लोग हैं जो आदी हैं जिमिंग के, जो एक्सरसाइज के, अगर जो उनको पता ही नहीं कि मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है मेरे हार्ट में, तो वो अगर जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें से कुछ लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट होगी, जिसको हम अरिथमिया कहते हैं, और उससे कोलैप्स भी हो सकता है। और वैसे ही हमने देखा गया है कि 8-10 लोगों का तो मुझे ही पता है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं बाहर से आए हैं, जिनको सडनली हार्ट अटैक हुआ, जिनको कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। यंग लोग थे जो बिल्कुल फिट एथलेटिक टाइप थे। तो इसीलिए ये वार्निंग उनको जा रही है बहुत क्लियरली कि ऐसे एहसास में ना रहे कि मेरे को अपना चेकअप करा लो पहले जी। एक इक्विपमेंट होती है जो हमारे पास है, जिसको कहते हैं VO2 max। VO2 max से पता लग जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होती है, कोई लंग्स और हार्ट में मिसमैच तो नहीं है, जब हार्ट रेट बढ़ता है तो वो इरेगुलर तो नहीं बीट करने लगता। अगर जो ये सब बातें उससे पता लग जाती है। दूसरी है जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है जी, जिनको स्टेंट लगे हुए हैं, बाईपास हुए हैं या हार्ट अटैक हुए हुए, उनको तो और भी केयरफुल रहना है, उनको बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि इससे टेंडेंसी ब्लड क्लॉटिंग की भी हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए अगर जो किसी को पहले एग्जिस्टिंग है तो उसको हार्ट अटैक हुआ तो कोलैप्स हो सकता है। सिमिलरली जिनके स्टेंट लगे हुए हैं, अगर जो वो क्लॉट हो गए तो वो कोलैप्स कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी हिस्ट्री को समझते हुए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात जरूर करें कि मेरे को ये हिस्ट्री है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या सेफ्टी है। क्योंकि हमारे पास एकोकार्डियोग्राफी है, थैलियम स्कैन है, CT स्कैन है, MRI है,
एंजियोग्राफी है। 5 मोडालिटीज हैं जिससे हम किसी पेशेंट की पूरी सेफ्टी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल। पर उनको अगर जो नॉलेज ही नहीं होगी पब्लिक को, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, ये हमें भी नहीं पता था वायरस आने से पहले कि इसके ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये तो जैसे टाइम निकला है, हमारी समझ बढ़ी है, हम एक्सपीरियंस से पता लग रहा है, तो ये हमारा फर्ज है कि लोगों को वार्न करें और उनकी ट्रीटमेंट करें ठीक टाइम पे। बिल्कुल। और ये भरोसा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल ये सामने आया है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अजीब से दौर से एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त गुजर रही है। लोगों के भीतर डर और घबराहट देखने को मिल रही है। उसको काबू में कैसे किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा बुखार होने पर लोग डर जा रहे हैं, या अगर उनके सीने में दर्द होने लगता है, हार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो उनमें बेचैनी भर देती है। इससे निजात कैसे पाए डॉक्टर त्रेहन? अच्छा, मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि देखो हमने देखा है कि लोगों को हफ्ता 10 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद सडनली फिर से बुखार और सीआरपी बढ़ गया, सेइंग कि फिर से इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी के अंदर। बिल्कुल। इसीलिए मैं ये बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूं कि इस वायरस का जो बिहेवियर है वो 100% अभी भी नहीं पता। ये अलग अलग तरीके से करता है एक्ट, जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम से पता लग रहा है, और म्यूटेशन जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता। तो सबसे पहला काम कि वायरस लगे ही नहीं किसी शख्स को, तो इसीलिए आप अपनी प्रोटेक्शन रखोगे तो ये उम्मीद है कि आप सेफ रहोगे। बिल्कुल। दूसरा, वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन ले। अगर जो लापरवाही करोगे तो बहुत हावी पड़ सकता है, क्योंकि जो ही बातें हम कर रहे हैं आज, इसका किसी को पता नहीं कि और क्या होगा, ये म्यूटेशन क्या होंगे और वो क्या हमारी बॉडी को करेंगे, ये कितनी तादाद में करेंगे। इसीलिए बिल्कुल चौकन्ना रहना है। आपको ये मैं एक और आंकड़ा बता दूं कि दुनिया में आप अगर जो स्पेनिश फ्लू की भी बात करेंगे तो पहली वेव और दूसरी वेव में 32 हफ्ते का गैप था जी। जो अभी अमेरिका में या यूरोप में जो वेव्स आई हैं उनका भी वो 30 और 35 हफ्ते के बीच का गैप था। अब वो अगला वेव भी जो है उसको एक्सपेक्ट हम करते हैं कि कहीं वो 30-35 के बीच में आएगी। अगर जो हमने दिन के 50 लाख हमने ये शॉट्स लगाए हैं वैक्सीन के, 50,000 वैक्सीन नहीं है, अगर जो दिन में 50 लाख सारी इंडिया को मिला के, तो जो ये थर्ड वेव आएगी उसको हम 25% कम कर देंगे। अगर जो हम 70 लाख पर डे लगाते हैं तो ये वेव आधी से भी कम हो जाएगी। और अगर जो हम 90 लाख पर डे तक पहुंच गए किसी ये सारी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से जी, तो ये वेव जो है ये 10-20% पे रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेफ्टी है, जो सेवियर है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सिर्फ वैक्सीन है। और वो वैक्सीन में ना हेजिटेंसी देनी है, और जितनी जल्दी से जल्दी हमारी वैक्सीन बननी और शुरू हो जाए और तादाद बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं 1 करोड़ पर डे लगाने की, वो भी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा भी रैंप अप कर सकते हैं। पर वैक्सीन की जब जैसी सप्लाई आएगी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। जब हिंदुस्तान में 70% पॉपुलेशन को ये इंजेक्शन लग जाएगा, मतलब के तकरीबन 100 करोड़, मतलब 90 करोड़ 100 करोड़ के बीच में, तब हर्ड इम्यूनिटी होगी, तब, और जिसको हम कहते हैं ह्यूमन शील्ड, उससे फिर हम रिलैक्स करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इतने लोग भी नहीं बचेंगे जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, और वो भी नहीं बचेंगे जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, और वायरस को भी वो चांस नहीं मिलेगा म्यूटेशन का। बिल्कुल, ये नॉर्मल हिस्ट्री है ये ऐसी पेंडेमिक्स की। तो हमें उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक ये क्रिया पूरी हो जाएगी कि हम 180 करोड़ डोजेज लगा सकेंगे। इसका मतलब 80 से 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी जी, दोनों डोज। तब हमें ये उम्मीद है कि राहत मिलेगी हिंदुस्तान को और दुनिया को भी, क्योंकि ये सारे, जैसे हम कहते हैं कि जब तक लोग हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तब तक कोई सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसीलिए हमें प्रयास करना है कि सारी दुनिया को वैक्सीन ठीक लग जाए आने वाले 6 महीनों में, तो ये जो डिजीज है फैलनी शुरू बंद हो, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे तो जाएगी बीमारी। बिल्कुल, समझ गया? तो इसीलिए आज के दिन सिर्फ 3 संगठन करने हमने। एक तो अपना लॉकडाउन कि हम केयरफुल रहेंगे और अपने मतलब कोई प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे, और लोगों को भी उल्लंघन नहीं करने देंगे, उनको भी रिमाइंड करेंगे भैया सेफ्टी रखो तो हिंदुस्तान बच सकता है। बिल्कुल। और हम वैक्सीन जब नंबर आए तो लगवाएंगे जरूर, और अगर जो हो चुका है और अपने डॉक्टर की सुपरविजन में जरूर रहना है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी कब कंप्लीट रिकवरी होगी, तो इसलिए उसकी कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। सेल्फ लॉकडाउन यानी कि खुद को सेफ रखने के लिए हर एक उपाय करें आप, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, और वैक्सीनेशन जैसे ही आपकी बारी आती है आप वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर जाएं। लेकिन जितनी बड़ी आबादी का जिक्र डॉक्टर त्रेहन आप कर रहे हैं, अब सरकारों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि जल्द से जल्द ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता हो, ताकि हम ज्यादा बड़ी आबादी तक वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को कामयाब तरीके से आगे बढ़ा सके। अब अगले सवाल पर मैं आ जाती हूं। लगातार हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस, इसका डर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कई जगहों से खबरें सामने आई, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। कोविड के बाद इस खतरे को लोग महसूस कर रहे हैं। फौरन क्या करें, लोग किस तरह से इसको समझें कि वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं, और इसको लेकर और क्या जानकारी आपकी ओर से देंगे हमारे दर्शकों को? तो सबसे पहला तो हिस्ट्री है कि किसी को सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा था, उसकी वजह से उनको प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोन देना पड़ा, और उसके साथ साथ उनकी कोमॉर्बिडिटी जो सबसे बड़ी है डायबिटीज, वो भी थी, क्योंकि डायबिटीज से ब्लड शुगर, ये जो कॉर्टिसोन से ब्लड शुगर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है डायबिटिक्स में, तो वो जितना शुगर बढ़ेगा उतना ही फंगस उसके ऊपर फीड करेगा और उसका चांस मिल जाता है उसको करने के लिए। तो अब ये मैं आपको बताऊं कि फंगस जो है वो हर जगह होता है। आप देखेंगे मिट्टी में बहुत होता है, आप देखेंगे अगर जो कोई दीवार में पानी आ जाता है तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स या व्हाइट स्पॉट्स धब्बे बनते हैं, या खाना अगर जो बहुत देर पड़ा रहा तो उस पर फंगस ग्रो करता है। तो फंगस तो है ही, सारे एनवायरनमेंट में है, पर हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, जब तक वो वीक नहीं होगा तब तक फंगस हमें अटैक नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ संक्रमण, कॉर्टिसोन एंड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से, स्पेशली जो डायबिटिक्स थे उनको ये रिस्क बढ़ा जी। और उसके बढ़ने से ये जो इस तादाद में, क्योंकि एक तो नंबर बहुत थे, पहली वेव में तो 1 लाख तक गए थे, अब तो 4-4 लाख तक चले गए। बिल्कुल। आपने देखा कितने लोगों को हुआ। बिल्कुल। तो एक तो न्यूमेरिकली बहुत बढ़ गया, दूसरा ये और भयंकर था, प्रोलॉन्ग था, इतने लोग हमने आईसीयू में देखे ही नहीं थे पिछली वेव में जो आज इस वेव में देखे गए। तो उनको बहुत लंबे लंबे कोर्स मिले कॉर्टिसोन के, तो उसकी वजह से ये फंगस, जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं कि जहां वीकनेस मिलेगी वहां ये अटैक करेगा, वो कई लोगों को हुआ है। अब ये बहुत ही खतरनाक है, ये एक सच्ची बात है। ये जो म्यूकोमाइकोसिस है ये खतरनाक क्यों है? ये शुरू होता है नाक से, फिर वो जाता है साइनसेस में, फिर साइनसेस के जरिए वो आई बॉल्स में, आईज में जा सकता है या और ब्रेन में जा सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन होता है। अब अगर जो वो साइनसेस की स्टेज पे ही पकड़ा गया, और यही हम लोगों को सब समझा रहे हैं कि अगर जो आपको लग रहा है कि नोज पूरा ब्लॉक हो गया है, ये यहाँ पेन हो रहा है साइनसेस में, एक साइड 2 साइड, या कोई रेडनेस यहाँ हो रही है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। क्यों? कि अगर जो उसी स्टेज पे हम इलाज करेंगे तो उसका इलाज आज के दिन काफी सक्सेसफुल होगा, 95% से ज्यादा। और दूसरा होता है कि वो ओरल कैविटी में दांतों को लूसन कर देता है, बोन के आ जाता है। तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो बायोप्सी से होती है। तो ये आप कोई नहीं बता सकता, नीम हकीम नहीं बता सकेगा, ये सिर्फ जो डॉक्टर बायोप्सी करके इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तब पता लगता है कि फंगस है जी। दूसरी बात,
अगर जो ये फिर यहाँ से अगर जो हो गया और इसका इलाज ये है कि ये साइनसेस को क्लीन आउट कर दिया जाता है और एम्फोटेरेसिन जो दवाई है स्टैंडर्ड उसको शुरू किया जाता है। पर अगर जो इसकी आप देखेंगे कि आंख में फैल गया है तो कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? कि ये ब्लैक फंगस अंदर जब घुस जाता है इसका इलाज बहुत कम है। और अगर जो खुदा न खास्ता ये ब्रेन में चला गया तो बचना बहुत कम चांस रह जाता है, 10-20%। तो इसीलिए ये एक तो अपनी हिस्ट्री में अगर जो समझता है कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को बहुत बुरा संक्रमण हुआ, मुझे कॉर्टिसोन दिए गए लंबे टाइम के लिए, तो उनको बहुत केयरफुल रहना है कि अगर जो मेरे को ऐसा हो रहा है तो मैं जाके चेकअप करा लूं। पागल होने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके अपने डॉक्टर से चेकअप करा लो। वो बता सकते हैं उसी टाइम उसका सैंपल लेके कि भाई इसमें ये म्यूकोमाइकोसिस है कि नहीं, और उसको इलाज फटाफट हो सकता है। बिल्कुल, ये इस पे चूकना नहीं है। ये मत सोचो यहाँ लाल हो गया, मेरी आंख सूख गई, कोई सूज गई है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा इसको गर्म पानी से ठीक करूंगा, या वो नीम हकीम से नहीं बात करनी है। ये बहुत डेंजरस है। हमें नहीं पता कि कोई ऐसी दवाई है आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में जो उसको ठीक कर दे। इसका सिर्फ एक इलाज है कि उसको फंगस को निकालना है, उस टिश्यू को निकालना है और एम्फोटेरेसिन देके उसको बचाना है, क्योंकि इसमें चांस नहीं लेना है। जिन्होंने लिया वो काफी शिकार हो गए प्रॉब्लम। और हाल ही में इस तरह की खबरें भी सामने आई जो अपने आप में बहुत दुखद रही। डॉक्टर त्रेहन, अगला सवाल अब मेरा आपसे यह है, कोविड के बाद भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो जारी रहती हैं, खासतौर से एहतियातन लोग विटामिन सी, मल्टीविटामिन इस तरह की टैबलेट ले रहे हैं। ऐसे माहौल में क्या आप भी कुछ खास तरह की दवाइयों पर जोर देंगे? लोगों को खुद को बचाने के लिए लेनी चाहिए कुछ ऐसी दवाइयां? देखो, एक हमारा सब डॉक्टरों का विश्वास है कि बैलेंस्ड डाइट सबसे अच्छी रहती है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है जी। अब विटामिन मतलब आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और अपना प्रोटीन खाएंगे तो वो अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बना ही रहता है। ये जरूर है कि क्योंकि कई लोगों की डाइट डिफिशिएंट होती है, तो ऐसे एज ए प्रिकॉशन के जी विटामिन सी 500 मिलीग्राम ले लो पर डे, थोड़ा जिंक ले लो, पर इससे कोई भी आज अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो इसकी वजह से कोई बच गया। हाँ, जनरल हेल्थ के लिए ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है। पर जिंक जो है, जिंक ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि जिंक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। विटामिन सी भी 500 मिलीग्राम आप लोगे तो ले सकते हो। बिल्कुल। मल्टीविटामिन लेना है तो ले लो, क्योंकि वो छोटे छोटे डोजेज होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। पर उससे आप ये सोचो कि बहुत फायदा हो रहा है, नहीं, ये कोई विश्वास नहीं है कि उससे फायदा होता है। यानी कि अच्छा खाना खाना ही एकमात्र इसका विकल्प है, लेकिन आपने कहा कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको एहतियातन लोग ले सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, लोग ये पूछ रहे हैं कि कोविड के बाद सबसे बड़ी शिकायत कमजोरी की होती है, शरीर थका थका सा रहता है, इससे कैसे बचें और ये क्या किसी खास तरह की परेशानी के लक्षण हो सकते हैं? तो बचने का तो पहले ही मैंने तरीका बता दिया, मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन, वो तो एक ही तरीका है जी। ये वायरस और भी जो होते हैं वायरस, उनका ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि मसल्स के अंदर पेन होगी, मायल्जिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेम करता है मसल्स को भी, नर्व्स को भी। और इसमें कई लोग तो 5, 7, 10 दिन में ठीक होंगे, कईयों को महीने लग जाते हैं इससे ठीक होने में। बिल्कुल। तो ये जरूर है बात कि इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको लाइटली नहीं लेना है। जिन लोगों को माइल्ड भी हुआ है उनको भी खतरा है, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए ये किसी को ये लापरवाही या शौक नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, जो होगा तो देखी जाएगी, क्योंकि वो बहुत जो देखी जाएगी इज अ वेरी सीरियस मैटर। दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, पर्सनल प्रोटेक्शन और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो आपका, और आप अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करें, संबोधित करें, तो ये जरूर होगा कि आपके फैमिली में, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी वर्क प्लेस में सबसे कम इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वायरस तो अभी गया नहीं है। बिल्कुल। ये याद रखना है कि वायरस हर जगह है। पहले तो हम सोचते थे, जो पहला दौर आया था कि सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, अब तो एरोसोलाइजेशन, मतलब एरोसोलाइजेशन तो हवा में कई मिनट, 10-20 मिनट
हैंग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इसका तो दैट्स व्हाई इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। तो जस्ट एहतियात यूज करें अभी थोड़े आने टाइम तक। जैसे 1.5 साल निकल गया, 15 में 16 महीने तो हो गए, और 4-6 महीने भी निकल जाएंगे ऐसे ही, और फिर हमें होपफुल है कि हम ठीक हो जाएंगे। उम्मीदों भरी ये बात आप कह रहे हैं और उसी दिन का हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इंतजार भी है। कुछ और सवाल जो महत्वपूर्ण है उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर त्रेहन। कोविड के बाद जो बुजुर्ग ठीक हुए हैं उन्हें किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? बहुत बड़ी आबादी उनमें से ऐसी भी है जिनको पुरानी कुछ बीमारियां हैं जिनसे वो वैसे ही जूझ रहे हैं, लेकिन कोविड को मात दे दी है। ऐसे में वो क्या करें और क्या ना करें? तो जैसे एक 3 गुण है, 3 गुण जो है लाइफ के, वो यही है कि आप अपनी हेल्थी डाइट लें। हेल्थी डाइट का मैंने आपको पहले बता दिया। रेस्ट लें, कम से कम 8 घंटे दिन में सोना है रात को, और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है अपनी एज के मुताबिक आप एक्टिव रहें। बिल्कुल। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई वॉक पे जाता है, कोई ट्रेडमिल चलाता है, कोई योगा करता है। अगर जो आप घर पे हैं, योगा से बढ़िया चीज ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पूरा योगा आधा पौना घंटा करेंगे तो सारी बॉडी स्ट्रेच भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, और मसल भी बिल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, अपना प्राणायाम करोगे, तो आपके लंग्स, आपका ब्रेन बिल्कुल फाइन ट्यून रहेगा। तो उससे बढ़िया चीज तो है नहीं कोई। पर आप अगर जो एक्सरसाइज दूसरी भी करते हो, उसके साथ साथ भी अगर जो आधा घंटा योगा करोगे, तो यू विल फील मच बेटर। योर इम्यूनिटी विल बी मच बेटर, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए माइंड की स्ट्रेंथ भी जरूरी है। अगर जो आप मेंटली नहीं स्ट्रांग हो, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि सारा कंट्रोल तो ब्रेन में है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। ये तो बात हो गई बुजुर्गों की। अब आ जाते हैं घर में छोटे बच्चों की। हालांकि तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है और उससे कैसे बचाएं अपने बच्चों को, ये भी लोगों के जहन में सवाल है, और अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उनके लिए। एक और जानकारी यह है कि बच्चे भी कोविड की चपेट में, दूसरी लहर में भी हम सब ने देखा, कोविड से ठीक होकर घर लौटने वाले बच्चों को किस तरह का खतरा है और उनके लिए उनके माता पिता क्या एहतियात बरते, उनको क्या सलाह देंगे आप सर? एक चीज जो अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये कई चीजें थी इस वायरस के बारे में जिसको हम पहली बार देख रहे हैं, एज डॉक्टर्स भी पहली बार देख रहे हैं। और ये बच्चों में देखा गया है कि बच्चों को इन्फेक्शन होने के बाद, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद रिकवरी भी हुई है जी। तो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जो उनकी इन्फ्लेमेशन थी उनकी बॉडी में, वो अभी भी चलती जा रही थी, और उसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कि आप देखेंगे कि उनके इंटेस्टाइन्स भी मतलब इफेक्ट हो जाती हैं, हार्ट, लंग्स, तो वो उनको मल्टी ऑर्गन इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसका जो है, इसके लिए तो ट्रीटमेंट जो करी गई है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिससे वो उसकी जाने से देने से लगा है कि बच्चे ठीक हो गए हैं, मोस्टली बच्चे ठीक हो गए। तो ये नॉलेज होना चाहिए सबको कि भाई ये क्या हुआ है बच्चे को, ये किस वजह से हुआ है और इसका क्या इलाज है। बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हैं कि देखो, अगर जो बच्चे 10 बच्चों को हुआ था लास्ट वेव में, पहली वेव में, जब 1 लाख आंकड़े थे जी। जब 4 लाख होंगे तो 40 लोगों को होगा। बिल्कुल। 40 बच्चों को होगा, तो नेचुरली है कि नंबर तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। अब ये हम देख रहे हैं कि वाकई में परसेंटेज वही है और नंबर ज्यादा है, कि परसेंटेज भी बढ़ गई है और कितना रिस्क है बच्चों को। बिल्कुल। पर फॉर्चुनेटली ये बात है कि बच्चों के लिए भी ये जो वैक्सीन की ट्रायल्स जो है वो काफी अब चल गई हैं, और कुछ एडवांस स्टेज पे भी पहुंच गई हैं, और कुछ कंप्लीट भी हो गई, जैसे अमेरिका में कंप्लीट भी हो गई है। तो फाइजर तो ऑलरेडी लगनी शुरू हो गई बच्चों को। अब पहले 12 से 18 को तो लगनी शुरू हो गई, अब 6 महीने से 12 तक डेटा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी जो बच्चों के लिए सेफ हो, जिसके ऊपर सारी स्टडी करी गई है। तो ये आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। अब हम ऐसे मुकाम से निकल रहे हैं हिंदुस्तान में कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है जी। हम दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि आबादी को देखते हुए वो कम पड़ रही है। अब टाइम आ गया है हमारा कि ये जो कमी पड़ रही है, इसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं, कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने जो प्रेशर डाला है, उससे ये लग रहा है कि ये डबल हो जाएगी आने वाले महीने, 1.5 महीने में। क्योंकि आज के दिन हमें 8 करोड़ वैक्सीन के शॉट्स मिल रहे हैं पर मंथ जी। जब ये डबल हो जाएगी, क्योंकि स्पुतनिक भी आ गई है, 3 करोड़ उनसे आएंगे, ये कोवैक्सीन भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, कोविशील्ड भी बढ़ा रही है, और 3 और वैक्सीन इन इंडिया जो अभी कंप्लीशन पे आ रही है। तो आने वाले 6 हफ्ते में ये जो 3 कंपनीज हैं, इनका तो तादाद बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि 10-12 करोड़ तो मिले। बिल्कुल तो 12 करोड़ से हमारी जो बैलेंस है वो टिल्ट होना शुरू हो जाता है और 20 करोड़ पे जाके हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का अनुमान है कि अगस्त तक ये 20 करोड़ हो जाएगा। अब हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि प्रयास तो किया जा रहा है, सब कंपनीज लगी हुई हैं, सब चारों तरफ से लगे हुए हैं। पर जब तक हम वो 200 करोड़ डोजेस ना डिलीवर करेंगे, उनमें से कोई, अगर आज के दिन कोई 20 करोड़ लोगों को ऑलरेडी मतलब डोसेज लग चुके हैं, तो मतलब 170 करोड़ डोज हमें चाहिए। और अगर जो वो 20 करोड़ के हिसाब से मिलेंगे तो हमें एटलीस्ट 70% जो पॉपुलेशन को हम कवर कर सकते हैं अक्टूबर-नवंबर तक। जी, वैक्सीनेशन, बार बार इस बात पर आप जोर दे रहे हैं, और बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स को उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द उनके लिए भी वैक्सीन आए और वैक्सीनेशन बच्चों की भी शुरू हो पाए। डॉक्टर नरेश ट्रेहन ने काफी अहम जानकारी दी है। यकीनन ये जानकारी जो इस वक्त करोड़ों दर्शक आज तक के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टेलीविजन माध्यम हो, उसके जरिए ये जानकारी उनके काम जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर नरेश ट्रेहन आपका। आगे भी आपसे इसी तरह से बातचीत हम करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन, जिस पर सबसे ज्यादा जोर डॉक्टर नरेश ट्रेहन यहां पर दे रहे थे, आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन लगाने के लिए जरूर जाएं, लेकिन इसी के साथ ही एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।